नमस्ते, मैं सुलता महाराणा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MST 7 अनुवाद के कुछ और विषय में चर्चा करेंगे। तो आज हम कुछ अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला और दूसरा वीडियो में जो है पार्ट 1 पार्ट 2 में आपने बहुत कुछ जाना होगा, तो हम इसके कुछ अभ्यास प्रश्न हैं उसके बारे में जानते हैं। तो आपको इस तरह से कुछ प्रश्न आ सकते हैं कि भाषा विज्ञान की जानकारी क्या अनुवाद कर्म में सहायक होती है? यदि हाँ तो कैसे? प्रश्न समझ पा रहे? भाषा विज्ञान की जानकारी, अगर भाषा विज्ञान की जानकारी होती है तो क्या ये अनुवाद में सहायक होती है, अनुवाद क्रिया में ये सहायक होती है? यदि हाँ तो कैसे होती है? हम जानते हैं कि अनुवाद एक भाषिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक आधार भाषा, यानी जिसे हम स्रोत भाषा भी कहते हैं, कि शब्दावलियों, संरचनाओं तथा अभिव्यक्ति को दूसरी भाषा में प्रतिपादित किया जाता है। आधार भाषा के संदेश को लक्ष्य भाषा में संप्रेषण किया जाता है। वस्तुतः भाषिक प्रक्रिया होने के कारण अनुवाद और भाषा में गंभीर या गहरा संबंध होता है। जैसे कि भाषा विज्ञान भाषा के अध्ययन विश्लेषण का विज्ञान है, इसीलिए भाषा विज्ञान और अनुवाद में गहरा संबंध होता है। भाषा विज्ञान भाषा के अध्ययन विश्लेषण का विज्ञान है, इसीलिए भाषा विज्ञान और अनुवाद में गहरा संबंध होता है। तो आज वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण का युग है, जहां विश्व एक ग्लोबल विलेज का रूप धारण करता जा रहा है और मनुष्य की आवश्यकताओं में भी अधिक वृद्धि होती जा रही है। भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा की विभिन्न इकाइयों जैसे ध्वनि, रूप, शब्द, वाक्य और अर्थ आदि का अध्ययन किया जाता है। अनुवादक को अनुवाद करते समय इस भाषिक इकाइयों का प्रयोग करते समय काफ़ी सतर्कता की आवश्यकता होती है। अनुवादक को आधार भाषा तथा लक्ष्य भाषा की प्रकृति तथा संरचना में जो अंतर होता है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि भाषा के तमाम पक्षों यथा भाषा का स्वरूप, व्याकरणिक कोटियाँ, भाषा की ध्वनि व्यवस्था, वाक्य व्यवस्था, विभिन्न शैलियाँ आदि के ज्ञान होना आवश्यक है। अनुवाद कर्म की जानकारी के लिए भाषा विज्ञान निम्नलिखित स्तरों पर अनुवादक को सहायता प्रदान करता है। ध्वनि विज्ञान के स्तर पर, शब्द विज्ञान के स्तर पर और हिंदी में अनुवाद। आपको इससे पहले वाले वीडियो में ध्वनि विज्ञान क्या है, शब्द विज्ञान क्या है और हिंदी में अनुवाद यानी अनुवाद कैसे करते, इसका मैंने जो विश्लेषण दे दी हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अनुवाद के प्रमुख प्रकारों की चर्चा करते हुए शब्दानुवाद, भावानुवाद तथा छायानुवाद के अंतर को स्पष्ट कीजिए। उत्तर: अनुवाद की प्रकृति के आधार पर अनुवाद को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला बाह्य और दूसरा है आंतरिक आधार। बाह्य आधार के अंतर्गत अनुवाद को 3 उपवर्गों में विभक्त किया जा सकता है: गद्यत्व, पद्यत्व, साहित्य विधा। गद्यत्व, पद्यत्व, साहित्य विधा। डॉक्टर जी गोपीनाथ ने विषय वस्तु एवं प्रकृति के आधार पर अनुवाद का वर्गीकरण किया है। डॉक्टर जी गोपीनाथ ने विषय वस्तु एवं प्रकृति के आधार पर अनुवाद का वर्गीकरण किया है। पहला है साहित्यिक अनुवाद, साहित्येतर अनुवाद। 2 प्रकार के, साहित्यिक अनुवाद और साहित्येतर अनुवाद।
तो साहित्यिक अनुवाद क्या है? इसके अंतर्गत जीवनी, निबंध, आलोचना आदि के अनुवाद समावेश है। साहित्यिक अनुवाद में जीवनी, निबंध, आलोचना आदि के अनुवाद का समावेश है। साहित्येतर अनुवाद क्या है? इसके अंतर्गत भाषा, वैज्ञानिक तकनीकी, वाणिज्य की, समाजशास्त्री, संचार माध्यम, कानूनी तथा प्रशासनिक अनुवाद आते हैं। अब चलते हैं शब्दानुवाद। शब्दानुवाद में अनुवादक का ध्यान मूल सूचना के प्रत्येक शब्द के अनुवाद पर केंद्रित होता है। इसे पंक्ति दर पंक्ति, वाक्य दर वाक्य अनुवाद भी कहते हैं। इसके 3 उपभेद होते हैं। शब्द क्रमाग्रही, इसमें इस प्रकार के अनुवाद में अनुवादक मूल शब्द के अनुसार ही लक्ष्य भाषा में अनुवाद करता है। जैसे आई एम गोइंग टेम्पल, मैं जा रहा हूँ मंदिर, तो ये है शब्द क्रमाग्रही, यानी शब्द के अनुसार ही आप उसे अनुवाद करेंगे। और है शब्दाग्रही, शब्द क्रमाग्रही था, यह शब्दाग्रही इस अनुवाद में मूल के प्रत्येक शब्द का अनुवाद के प्रति आग्रह होने के कारण आधार भाषा की अदृश्य छाया लक्ष्य भाषा की अभिव्यक्ति को काफ़ी प्रभावित करती है। यानी इस अनुवाद में मूल के प्रत्येक शब्द का अनुवाद के प्रति आग्रह होने के कारण आधार भाषा को अदृश्य छाया लक्ष्य भाषा की अभिव्यक्ति को काफ़ी प्रभावित करती है। थैंक्स फॉर द पेन यू हैव टेकन, कष्ट उठाने के लिए आपका धन्यवाद। तो इस तरह से होता है। सम्यकाग्रही इस प्रकार के अनुवाद में वह न तो अपनी ओर से अभिव्यक्त इकाई में कुछ जोड़ता है और न मूल अभिव्यक्ति इकाई में कुछ घटता है। इसमें ना ही कुछ जुड़ता है ना ही कुछ घटता है। अब देखते हैं भावानुवाद क्या होता है। इस अनुवाद में आधार भाषा के शब्द, पदक्रम, वाक्य विन्यास आदि पर ध्यान न देकर भाव अथवा विचार को यथावत अभिव्यक्ति करने की चेष्टाएं की जाती है। इस अनुवाद में एक ही दोष होते हैं कि वह मूल लेख की अभिव्यक्ति संबंधी बारीकी विशेषताओं से पाठक को अवगत नहीं होने देता है। इसे अर्थ अनुवाद भी कहते हैं। छाया अनुवाद, इसमें आधार भाषा तथा लक्ष्य भाषा में काया और छाया जैसे संबंध होते हैं। जब किसी रचना का शब्दानुवाद अथवा भावानुवाद कर रचना में मात्र कुछ परिवर्तन कर अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है, तब ऐसे अनुवाद को छाया अनुवाद कहते हैं। जब किसी रचना का शब्द अनुवाद या भावानुवाद कर रचना में मात्र कुछ परिवर्तन कर अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है, तब इसे छाया अनुवाद कहते हैं। इसमें लेखक मूल रचना की छाया ग्रहण कर स्वतंत्र भाव से उसी रचना को पुनः लिखता है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रश्न दूसरा समाप्त होता है। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। शब्दों के लिप्यांतरण के क्रम में ध्वनि विज्ञान की जानकारी अनुवादक के लिए किस प्रकार उपयोगी सिद्ध होती है। यहाँ पर है शब्दों के लिप्यांतरण के क्रम में ध्वनि विज्ञान की जानकारी अनुवादक के लिए किस प्रकार उपयोग होती है। लिप्यांतरण के संदर्भ में अनुवादक के लिए पहली और सर्वाधिक महत्वपूर्ण शर्त विषय ज्ञान एवं भाषा ज्ञान होता है। लिप्यांतर के संदर्भ में अनुवादक के लिए पहली और सर्वाधिक महत्वपूर्ण शर्त क्या होती है कि विषय ज्ञान और भाषा ज्ञान होना है। अनुवादक को अनुवाद विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए ताकि वो शब्दों का सही अर्थ में, सही संदर्भ में, सही परिप्रेक्ष्य में लिप्यांतरण कर सके। इसीलिए उसके आधार भाषा एवं लक्ष्य दोनों भाषाओं की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। मूल रूप में लिप्यांतरण लिखित रूप का लिपि परिवर्तन है। लिखित रूप का लिपि यानी लिपि परिवर्तन है। कथन का मौखिक रूप विभिन्न और लिखित रूप भिन्न होता है। मौखिक रूप भिन्न होता है और उसका लिखित रूप
भिन्न होते हैं ना। लिपि परिवर्तन यानी इसकी लिखावट अलग होती है, मौखिक रूप में अलग होती है और लिखित रूप में अलग होती है। इसके साथ ही लिप्यंतरण में आधार भाषा की वर्तनी में प्रयुक्त लिपि चिन्हों के स्थान पर लक्ष्य भाषा में प्राप्त लिपि चिन्हों को प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी से आधार भाषा की वर्तनी में प्रयुक्त लिपि चिन्हों के स्थान पर लक्ष्य भाषा में प्राप्त लिपि चिन्हों को प्रतिस्थापित किया जाता है। इसके 3 चरण दृष्टिगोचर है। जैसे कि आधार इसके 3 चरण हैं दृष्टिगोचर। तो पहला है आधार भाषा के लिखित माध्यम का मौखिक माध्यम में रूपांतरण। आधार भाषा के लिखित माध्यम का मौखिक माध्यम में रूपांतरण करते पहले, जैसे पी तो उसे पी इस तरह से लिखा गया है, एस एच को एस इस तरह से, यानी लिखित था पहला ये, उसके बाद मौखिक, और स का भी देख रहे हो आप, एस का एस एच स उसका फिर मौखिक भाषा में रूपांतरण किया जाता है। यानी पहले जो आधार भाषा के लिखित माध्यम को मौखिक माध्यम में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद दूसरा है आधार भाषा की स्वनिमिक इकाइयों का लक्ष्य भाषा के स्वनिमिक इकाइयों में परिवर्तन किया जाता है। जैसे अंग्रेजी में पी है तो हिंदी में प हलंत, अंग्रेजी में एस है तो हिंदी में स हलंत, यानी स्वनिमिक इकाइयों का लक्ष्य भाषा की स्वनिक इकाइयों में परिवर्तित किया जाता है। तीसरा है लक्ष्य भाषा के मौखिक माध्यम को उसी भाषा के लिखित माध्यम से रूपांतरण किया जाता है। यानी लक्ष्य भाषा के मौखिक माध्यम को उसी भाषा के लिखित माध्यम में रूपांतरण किया जाता है। जैसे प हलंत को प, स हलंत में स। उपलिखित सभी प्रक्रिया को आरेख में प्रस्तुत करने पर हमें यह प्राप्त होगा। आप देख पा रहे हैं आरेख यहाँ पर पिक्चर को। अतः अनुवादक को भाषा की ध्वनियों के बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। अतः ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि, उसके भेद, स्वर, व्यंजन, महाप्राण, अल्पप्राण, घोष, अघोष, बालाघात, अनुतान, सुलहर इत्यादि का ज्ञान होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर पर विचार किए। आप इसे ध्यान से सुनिए, पढ़िए, और पढ़ते समय आप लिख कर पढ़िए, बहुत याद रहता है उससे। तो इस तरह से आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके लिए अगर ये प्रयोग में आता है और आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकती है। क्योंकि परीक्षा तक मैं जो पढ़ूंगी उसका एक नोट बना के आपको वीडियो में भी देने की पूरी तरह से कोशिश करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता या मुझमें कुछ गलतियाँ है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।